हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजोमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पीआईसी का नया टॉपिक एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमारा एस्ट्रिंजेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मिसलेनियस कंपाउंड के अंदर आता है, जहाँ पर हम लोग पहले स्टार्ट करें एस्ट्रिंजेंट, और ये यूनिट 4 है। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट में क्या पढ़ेंगे क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? तो एस्ट्रिंजेंट भले ही आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, लेकिन इस्तेमाल या देखा जरूर होगा। वो कैसे, कहाँ, वो मतलब जैसे कि मैं बात करूँ एस्ट्रिंजेंट की, जैसे आपने बार्बर में देखा होगा, तो जो भी मेल्स है तो वो जब भी शेव करते हैं, जब शेव करने के बाद जो वो पत्थर जैसा कुछ होता है ना, जो लगाते हैं स्किन पर, ठीक है, गालों पे लगाया जाता है। वो किस लिए लगाया जाता है? क्योंकि अगर गालों पे या फिर जहाँ पर कट शेव किया जाता है वहाँ पर ये लगाया जाता है, जहाँ पर ये इसका काम क्या होता है, जो भी कट्स लग जाते हैं, स्मॉल कट्स हो जाते हैं, तो वो ब्लीडिंग को रोकता है, प्लस जो भी माइक्रोब्स है उसके ऊपर ग्रो होने नहीं देता। तो ये चीज़ है। तो ये एस्ट्रिंजेंट का अपने ये डे टू डे लाइफ में यूज़ किया है या देखा होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये चीज़ था। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन बाय स्टडी करते हैं क्या है ये एस्ट्रिंजेंट क्या होता है। तो मैं तब तक इंक तो डाला नहीं, वीडियो स्टार्ट कर दिया मैंने। तो चलिए आप तब तक वीडियो देखो। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है वो थोड़ा सोचो, और कहाँ कहाँ एस्ट्रिंजेंट आपने देखा होगा जहाँ पर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की नीड होती है, आपने वो आप सोचो। ठीक है, एक हिंट दे दूं, माइक्रोब्स के कंपैरिजन, माइक्रोब्स के जो प्रोटीन्स होते हैं तो एंटी माइक्रोबियल की तरह भी काम करता है एस्ट्रिंजेंट। जहाँ पर क्या करता है, जो भी एंटी माइक्रोबियल, जो भी माइक्रोब्स के प्रोटीन्स होते हैं उसके प्रेसिपिटेशन करके माइक्रोब के ग्रोथ या फिर बोल लो किल कर देता है माइक्रोब्स को। ठीक है, तो आप ये तब तक सोचो, मैं तब तक ये इंक भर लेता हूँ। ठीक है, हाँ तो अब तब सोच लिए क्या होता है एस्ट्रिंजेंट, और सोच लिए कहाँ डे टू डे लाइफ में काम आता है। नहीं सोचे, नहीं सोच पाए, या सोच लिया तो कमेंट में बताना, नहीं सोच पाए तो भी कमेंट में बताना कि आपने सोचा है कि नहीं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एस्ट्रिंजेंट। आप सोचेंगे इंक क्यों डाला, तो इंक मतलब पहले डाला था, लेकिन वो एस्ट्रिंजेंट पहले वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन देखा तो वो वीडियो रिकॉर्ड से डिलीट हो गया था। तो हुआ क्या, अब मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट क्या होता है बेसिकली, चलो एक तो इन काम नहीं करता जल्दी स्टार्टिंग में, ये देखो। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ने बता दिया, पहला इसका काम है इंट्रोडक्शन। जब इंट्रो आप पढ़ोगे या पूछता है ना इंट्रो में क्या लिखते हो, भाई वही लिखते हो व्हाट इज एस्ट्रिंजेंट, या फिर उसके दो मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ना, वो एस्ट्रिंजेंट में आप क्या लिखोगे। पहला करता है ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कर देता है। पहला वर्ड आपको लिखना है, ये वर्ड से आपको याद रखना है। सेंटेंस तो आप बना लोगे, लेकिन वर्ड याद रखना है, तो एग्जाम में आपको ये चीजें याद रहेंगी। तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन पहला करता है। दूसरी चीज, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कर दिया, फिर इसको लगाया कहाँ जाता है, तो एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन बोल लो। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन बोल लो, या फिर पहले लिखो डैमेज स्किन। तो जो भी डैमेज स्किन होता है हमारा, ठीक है, जो भी डैमेज स्किन होता है तो आपको ये देखते रहना है। ठीक है, डैमेज स्किन हो गया या प्रोटीन प्रेसिपिटेशन हो गया, तो ये चीज करता है। और डैमेज स्किन पे या फिर कहाँ पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पे। म्यूकस मेम्ब्रेन, किसके म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जो भी जीआईटी ट्रैक है, जीआईटी ट्रैक, माउथ से लेकर एनस तक जो भी जीआईटी ट्रैक है, वहां पर, वहां के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर, या डैमेज स्किन के जो म्यूकस में डैमेज स्किन हो गया या म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पर ये लगाया जाता है स्ट्रिंजेंट। ठीक है, वहां पर क्या करता है ये, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये सुपरफिशियली काम करता है, सुपरफिशियली काम करता है, ऊपर ज्यादा डीपली नहीं काम करता है। ठीक है, सुपरफिशियल लेयर पे काम करता है। वर्किंग लिख दो, सुपरफिशियल वर्किंग, आप ऐसा लिख दो ना। अब आपको एक याद रखना है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोटेक्टिव, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन डैमेज स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाया जाता है, सुपरफिशियली काम करता है, डीप लेयर में जाके काम नहीं करता अपना। ठीक है, और प्रोटीन, एक प्रोटेक्टिव लेयर मीन्स प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है स्किन के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अगर आपको ये चार चीजें याद रहेंगी तो आप इंट्रोडक्शन आप खुद से बना सकते हो। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, फिर डैमेज स्किन, फिर आपको ये क्या लिखना है, डैमेज स्किन, और फिर डैमेज स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआई, ये जीआईटी ट्रैक हो गया, फिर सुपरफिशियल वर्क करता है और प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करता है या प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। प्रोटीन ये पहले क्या करता है, ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करता है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है और एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करता है। ठीक है, आपको ये चार चीजें याद रखना है, क्या कैसे काम करता है, क्या चीजें एस्ट्रिंजेंट, वो चीज याद रखना है। अब इसके क्या क्या फंक्शंस है वो देख लेते हैं। फंक्शंस क्या क्या है तो आपको याद रखना है, फंक्शंस देख लेते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन डैमेज स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किया जाता है, सुपरफिशियली काम करता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। और फंक्शंस की बात करूं तो पहला फंक्शन है स्टिप्टिक एक्शन, स्टिप्टिक एक्शन की तरह काम करता है। स्टिप्टिक फंक्शन, एक्शन बोलो, स्टिप्टिक एक्शन। अब इसमें होता क्या है, जैसे स्मॉल कट्स हो गए, ठीक है, ब्लड वेसल्स में कट लग गया, ठीक है, या फिर ये ब्लड वेसल्स में जो भी कट्स हो जाता है और ब्लड निकलने लग जाता है ना बाहर, छोटे छोटे कट्स, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम लोग एस्ट्रिंजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और छोटे छोटे कट्स कहाँ लग सकते हैं, जैसे शेविंग कर रहे हो तब लग सकता है, ठीक है, वहां पर हो गया। तो ये बार्बर, ठीक है, जहां ये बार्बर में काम आता है स्टिप्टिक एक्शन की तरह। ठीक है, नाउ सेकंड इसका है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंटी इन्फ्लामेटरी, तो स्टिप्टिक एक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये आपको ध्यान रखना है। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है, इन्फ्लामेशन पहले बताओ क्या होता है। इन्फ्लामेशन वो होता है उस एरिया, इन्फ्लामेशन उस एरिया पे हो जाता है जहां पर ब्लड वेसल देखो ऐसे डायलेट कर जाती है। पहले तो नॉर्मल ब्लड वेसल ऐसे फ्लो हो रहा होता है ब्लड उसके अंदर से, और ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है तो उधर ब्लड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेडनेस और सूजा हुआ दिखता है। ठीक है, और उसी सूजे हुए वाले चीजों को कम करने के लिए या फिर बोलो ओडीमा को कम करने के लिए हम लोग ये एस्ट्रिंजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा एंटीपर्स्पिरेंट, एंटीपर्स्पिरेंट, एंटीपर्स्पिरेंट का मतलब क्या होता है, एंटीपर्स्पिरेंट का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है, बेसिकली एंटीपर्स्पिरेंट क्या करता है, वो जो भी ये जैसे कोई भी सिक्रीशन हो गया, जैसे मान लो ये स्किन है, ये उसका पोर है, आपको पता है स्किन के बहुत सारे ये सिक्रीशंस निकलते हैं, स्वेट निकलता है, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो स्किन के ये पोर है और ये स्किन के सिक्रीशंस बाहर निकल रहे हैं, इसी पोर को ये कम करने की कोशिश करता है, मीन्स कंस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है, पोर साइज को कम करता है और सिक्रीशन को कम कर देता है। तो एंटी पर्स्पिरेंट, जो भी पर्स्पिरेशन हो गया, ठीक है, तो सिक्रीशन ऑफ पर्स्पिरेशन, जो भी स्वेट हो गया, स्वेट का हो गया, बहुत सारी चीजें, ये पोर साइज को कम करके अपनी सिक्रीशन को कम कर देता है। ठीक है, तो ये एंटी पर्स्पिरेंट की तरह भी काम करता है। तो दिस चौथा है एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल, ये आपको ध्यान रखना है। एंटी माइक्रोबियल कैसे, अब मैं बताता हूँ। एंटी माइक्रोबियल ऐसे, जैसे ये क्या करता है, जैसे माइक्रोब्स हो गया, उसके जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जिससे वो जीता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल प्रोटीन्स है उसका क्या कर देता है, बेसिकली ये माइक्रोब्स का प्रेसिपिटेशन कर देता है, उसके प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कर देगा। अगर प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन हो गया, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया प्रोटीन के, तो वो काम करना बंद हो जाएगा। काम करना बंद हो जाएगा तो माइक्रोब्स तो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, या ग्रोथ उसका स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीज है, ये मेन फंक्शन है एस्ट्रिंजेंट के। स्टिप्टिक एक्शन ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, एंटी पर्स्पिरेशन, एंटी पर्स्पिरेंट मींस पर्स्पिरेशन को कम करेगा, सिक्रीशन को कम करेगा, पोर साइज को डिक्रीज करके, और एंटी माइक्रोबियल मींस माइक्रोब की ग्रोथ को उसको किल कर देगा। ठीक है, माइक्रोब की ग्रोथ को कम करेगा उसके प्रोटीन की प्रेसिपिटेट करके। ठीक है, ये चार वर्ड्स आपको याद रखना है, मेन इसके फंक्शन। नाउ अदर फंक्शंस की बात करूँ कि और भी ये काम कर सकता है, ये मेन ये चीज करके और अदर चीज भी करता है। क्या है, जैसे चार पढ़ लिया, पांचवा आप ये लिख सकते हो, ये मेन चार थे पहले वाले। मेन अदर क्या यूज कर सकते हैं, ये ट्रीट करता है डायरिया को, तो डायरिया के अंदर जो भी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसका प्रोसिपिटेशन कर देता है, और जिससे होता क्या है, डायरिया होना बंद हो जाता है। ठीक है, चौथा डायरिया क्या होता है, वाटरी फ्लूइड, जो वाटरी स्टूल होता है, वाटरी स्टूल, उसके कारण डायरिया। डायरिया किसकी वजह से होता है, कंटामिनेटेड वाटर, ये सब हो गया, फूड हो गया, उसके कारण डायरिया होता है, जिसके ये उसको ट्रीट करने के लिए एस्ट्रिंजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ डिओडोरेंट की तरह, डिओडोरेंट कैसे, अभी मैंने बताया डिओडोरेंट की तरह कैसे, जैसे कि डिओडोरेंट मीन्स क्या होता है, बेसिकली होता है क्या, स्वेट से स्मेल आता है, स्वेट होता है तो स्मेल आता है, तो स्मेल कैसे कम करेगा, पोर साइज, जो स्वेट का जो पोर साइज है वो कम कर देगा, स्वेट कम निकलेगा, स्वेट कम निकलेगा तो स्मेल कम आएगा, तो ऐसा डिओडोरेंट की तरह भी काम करता है। नाउ फिर क्या करता है, जो भी स्वेटिंग है वो सेम चीज है, जो भी स्वेटिंग उसको डिक्रीज करेगा, उसकी साइज, पोर साइज को कम कर देगा, पोर साइज को क्या करेगा, कम कर देगा, स्वेटिंग को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, आठवां चीज आपको याद रखना है, प्रमोट हीलिंग,
हीलिंग को क्या करता है, ये प्रमोट करता है। हीलिंग अभी मैंने बताया स्टेप्टिक एक्शन के अंदर ये हीलिंग कैसे प्रमोट करेगा, जैसे ब्लड वेसल को डैमेज हो गया तो उसके जो वॉल है उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, दो वॉल को जो टूट गए हैं उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, जोड़ेगा, या फिर बोल लो ये ब्लड का कोएगुलेशन कर देगा, तो हीलिंग का भी प्रोसेस करता है। तो ये चीजें इसका मेन आपको फंक्शन है। तो फंक्शंस और इसके इंट्रोडक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है। तो अगेन रिवाइज कर दो फटाक से एकदम। तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करता है, डैमेज स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किया जाता है, सुपरफिशियली वर्क करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टेप्टिक एक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पर्स्पिरेंट, एंटी माइक्रोबियल, ऐसी चीजें आपको याद रखनी है बोल बोलकर, ठीक है। चीजें आपको वर्ड टू वर्ड जुबानी मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। और मैं बात करूं अदर ट्रीटमेंट, डायरिया की तरह, ड्यूटेरिन की तरह स्वेटिंग को डिक्रीज करता है, प्रोमोट हीलिंग। तो मेन इसका फंक्शन क्या है, सबसे बड़ी चीज एस्ट्रिंजेंट नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन। अब वो कहाँ कहाँ हो सकता है भाई, स्वेटिंग जो भी स्वेट ग्लैंड है उसके जो पोर्स है उसको कम करके वहां पर ड्यूटेरिन की तरह काम कर गया, फिर डायरिया को कम करके, फिर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है, डैमेज स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन की इधर लगाया जाता है जहां पर ये इसका फंक्शन करता है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। ये चीजें, ये था इंट्रोडक्शन और फंक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज एस्ट्रिंजेंट, तो इसमें आप अगर 2-4 मार्क्स के आ गए तो आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, पढ़ लेते हैं जिंक सल्फेट, पढ़ लेते हैं जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक सल्फेट फटाक से देख लेते हैं। जिंक सल्फेट हमारा जिंक सल्फेट डॉट 7H2 ये हेप्टाहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। तो जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट ऐसा रफली सा लिख रहा हूँ, ठीक है। जिंक सल्फेट, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, उसका वेट क्या होता है, ये सब चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। 287.54, ठीक है। आपको कैसे याद रखनी, पहले एस्ट्रिंजेंट में आपको पढ़ना है कि हम लोग ने पढ़िए जिंक सल्फेट पोटैश एलम, जिंक सल्फेट का वेट था 287, ऐसे याद रखना है 287.5 ग्राम पर मोल, और ये जिंक सल्फेट का फॉर्मूला हेप्टाहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है, याद रखना है, ठीक है। और इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन आपको रिएक्शन के फॉर्म में याद कैसे करना है, चलो मैं बताता हूँ। हम लोग को बनाना क्या है भैया, जिंक सल्फेट बनाना है। तो जिंक सल्फेट, जिंक चाहिए, तो जिंक को हम लोग कैसे फॉर्म में लेंगे, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में, और जिंक मैं बता रहा हूँ आपको रिएक्शन, 2 रिएक्शन पढ़नी प्रिपरेशन में, कैसे याद रखना दिखा रहा हूँ। जिंक सल्फेट बनाना है, ठीक है, जिंक सल्फेट बनाना भाई। तो जिंक सल्फेट बनाने के लिए जिंक चाहिए, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में, जिसको ब्लेंड ओर भी बोलते हैं, इसको जिंक सल्फाइड का ओर बोलते हैं। जिंक में सल्फाइड बोल रहा हूँ, ठीक है, सल्फाइड का ये ओर होता है, ये ओर मिलता है नेचर में, ठीक है। जिंक सल्फाइड बोल लो और जिंक ग्रेन्यूल बोल लो, ये सिंपल जिंक है और जिंक सल्फाइड है। अब मान लो हम लोग को बनाना है जिंक सल्फेट, वो कैसे बनेगा, जिंक सल्फाइड प्लस O2 मिलाएंगे तभी O2 मिलाएंगे तभी जो जिंक सल्फर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर O4 है तो यहाँ पर 2 मिला दो, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना नहीं सिखा रहा, बैलेंस आप करना है एग्जाम में, या फिर पहले से घर से पढ़ के आना, ये उसका जो रिएक्शन है बैलेंस वाला वो याद करके जाना, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। जिंक सल्फेट बनाना है, मैंने आपको बता रहा हूँ कैसे क्या रिएक्शन याद रखना है। जिंक सल्फेट, उसके लिए जिंक चाहिए, जिंक सल्फाइड से मिल गया, और सल्फेट चाहिए, जिंक सल्फाइड वहां से मिल गया, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारा जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पर जिंक सल्फेट कैसे मिलेगा, जिंक तो हो गया, प्लस H2SO4 से हमारा सल्फेट मिल जाएगा और जिंक सल्फेट हमारा फॉर्म हो जाएगा, ये चीज है। और साथ में क्या बनता है, H2 रिलीज हो जाता है, यहाँ से H2 है ना वो रिलीज हो जाता है, ये चीज आपको ऐसे याद रखने फॉर्म में। तो जिंक सल्फाइड और जिंक ग्रेन्यूल से हम लोग ने जिंक सल्फेट बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया, ठीक है। ये था प्रिपरेशन, याद हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा फर्दर फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। इस पे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे, ये भी चीजें आपको याद रखनी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो भी चीजें पढ़ते हैं, जैसे वो दिखता कैसे क्या है, तो आपको क्या करना है, जिंक सल्फेट सर्च करना है गूगल पे, और एक फोटो उसको मन में आपको याद रखना कि जिंक सल्फेट दिखता कैसे। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको, तब आप ये खुद से लिख सकते हो। एक कलरलेस होता है, या व्हाइट बोलो, व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है, ये बेसिकली कलरलेस व्हाइट पाउडर। ओडरलेस होता है। एस्ट्रिंजेंट के अंदर जो भी दोनों कंपाउंड पड़ेंगे, पोटेशियम या जिंक सल्फेट, वो क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट शो करता है, एस्ट्रिंजेंट या मेटलिक टेस्ट, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट शो करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपको लिखना है कि मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है किस पे, कौन से टेम्परेचर पे, 50 डिग्री सेल्सियस में। फिर आपको याद रखना है इफ्लोरेसेंस करने लग जाता है कब, ड्राई एयर में, इन अ ड्राई एयर। इफ्लोरेसेंस मीन्स क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके थोड़ा वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, कोहेरेंट मास शो करने लग जाता है, ठीक है। तो ये फ्लोरेसेंस शो करता है ड्राई एयर में, मेल्ट हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस पे, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, ऑर्डर है, और कलरलेस है, व्हाइट पाउडर है। ये चीज आपको याद रखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। एक और चीज मेन इंपॉर्टेंट आती है, सॉल्युबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सॉल्युबिलिटी आपको कैसे याद रखनी है, तो एक तो लिखना है वेरी सॉल्युबल
इन वाटर, वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सोल्यूबल है। मेन जो आप पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स पढ़ेंगे वो ज्यादा करके आपको इनसोल्यूबल दिखेंगे अल्कोहल में, और ज्यादा करके सोल्यूबल दिखेंगे वाटर के अंदर। तो वाटर में सोल्यूबल होता है, अल्कोहल में इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। और अलग से और एक चीज डालना है ग्लिसरीन में, तो ग्लिसरीन में आप बोल सकते हो ये सॉल्युबल होता है, नॉर्मली सॉल्युबल होता है, हल्का फुल्का सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबल इन ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन का अगर याद भी नहीं रहा तो मेन आपको याद रखना अल्कोहल और वाटर का। वाटर में वेरी सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, और ग्लिसरीन में सिर्फ सिंपल सॉल्युबल होता है। हो गया यहां तक सॉल्युबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो एसिडिक टू लिटमस होता है, एसिडिक टू लिटमस। इसका जो एक्वस सोल्यूशन हम पढ़ते हैं जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, वो एसिडिक टू लिटमस होता है, पहला रिएक्शन। ठीक है, दूसरा रिएक्शन इसका डिहाइड्रेशन के फॉर्म में हम लोग को याद रखना है, डिहाइड्रेशन के फॉर्म में याद रखना है। जिंक सल्फेट का डी, ये सब वर्ड याद रखो कि हम लोग ने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में डिहाइड्रेशन पढ़ा, बाद में केमिकल रिएक्शंस का याद रखो। तो डिहाइड्रेशन का जैसे ये ZnSO4.7H2O हम लोग ने पढ़ा ना, तो मैं ये वाला पार्ट नहीं लिख रहा क्योंकि ये सब में कॉमन आएगा, तो मैंने बता रहा हूँ कि डिहाइड्रेशन कैसे हो रहा है। अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर मेल्ट करोगे, अभी देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज में 50 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है तो 7H2O होता है, फिर 50 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना हो जाता है, 2H2O बन जाता है, मीन्स उसने 5H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए। फिर अगर और टेम्परेचर बढ़ाओगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये H2O बन जाता है, सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। फिर अगर और हीट करोगे जैसे 450 डिग्री सेल्सियस पे, ये पूरा क्या हो जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। अगर और भी हीट कर दिया 740 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बन जाता है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो ये इसका डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। ये पहला ले लो, ये दूसरा ले लो, तो हम ये दूसरा रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। तो ऐसे डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपको याद रखना है 50 पे क्या हो रहा है, 100 पे क्या हो रहा है, 450 740 पे क्या हो रहा है। ठीक है, पहला 5 मॉलिक्यूल निकाला, फिर एक दूसरा भी निकाल दिया, जो भी लास्ट बचा था वो भी निकाल दिया, और जिंक आखिरी में जिंक ऑक्साइड बचता है। ठीक है, इसका डिहाइड्रेशन या डिकम्पोजिशन बता सकते हैं। यहां तक क्लियर है, डिहाइड्रेशन डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ ले, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज सेकंड प्रॉपर्टीज। अब सेकंड प्रॉपर्टीज में क्या आता है, यहां पर हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज में ये डबल सॉल्ट फॉर्म करता है। क्या बनता है, थर्ड, तीसरा रिएक्शन पढ़ रहे डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट बनाने की कोशिश करता है। डबल सॉल्ट कैसे, जैसे मैं बात करूं, अगर देखो जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट पोटेशियम सल्फेट बनाता है। अब देखो सुनना, डबल सॉल्ट क्या होता है, जैसे जिंक सल्फेट ले लिया, वो पोटेशियम सल्फेट से रिएक्ट करके क्या बनता है, जिंक सल्फेट पोटेशियम सल्फेट का सॉल्ट बनाता है, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट को कैसे लिखते हैं, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जस्ट सिंपली जोड़ दो डॉट के फॉर्म में, डॉट के फॉर्म में दोनों को जोड़ दिया, K2SO4.6H2O, ये चीज याद रखना। तो डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है बेसिकली। तो ये सॉल्ट का डबल सॉल्ट मींस दो सॉल्ट मिलकर के एक सॉल्ट बना लिया। तो जिंक सल्फेट पोटेशियम सल्फेट मिलकर के जिंक सल्फेट पोटेशियम सल्फेट का सॉल्ट बना दिया, और .6H2O, ये चीजें। दूसरा सेम दूसरा रिएक्शन बताओ, तो जिंक सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट लेंगे, इस बार अमोनियम का सल्फेट लेंगे, और ये क्या बनाएगा, अगेन बस दोनों को जोड़ दो, डबल सॉल्ट का मतलब दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अमोनियम जिंक सल्फेट अमोनियम सल्फेट दोनों को बस जोड़ दिया, और .6H2O ये है। तो ये डबल सॉल्ट फॉर्मेशन भी हेल्प करना। तो पहला हो गया एसिडिक टू लिटमस, डिहाइड्रेशन, तीसरा है डबल सॉल्ट। अब बात करें आगे की, आगे का कौन सा आएगा प्रॉपर्टीज, दैट इज एक और एक रिएक्शन आप याद रखना है आपको, दैट इज जिंक सल्फेट जब रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। जिंक सल्फेट जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा, फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा। देखो जिंक सल्फेट जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या डबल, ये क्या बनेगा, इसको रिप्लेस कर देगा बेसिकली। क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, और क्या बनेगा, जिंक फेरोसाइनाइड बन जाएगा। और ये व्हाइट पीपीटी होता है, क्या होता है, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। और साथ में क्या होता है, K2SO4, दो K2SO4 की मॉलिक्यूल, ये आपको याद रखना है।
ये चौथा रिएक्शन हो गया। तो जिंक सल्फेट के साथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड रिएक्ट करता है और उसको रिप्लेस कर देता है जिंक, और जिंक आ जाता है उसकी जगह पे, और जिंक फेरोसाइनाइड बनता है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, और साथ में K2SO4 मॉलिक्यूल निकलता है। इतना चीजें याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, ये मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज में 4 रिएक्शंस, एसिडिक टू लिटमस होता है, डिहाइड्रेशन पढ़ा, डबल सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, और फेरो दैट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करता है। इतने ऐसे वर्ड टू वर्ड याद रखने की, एसिडिक टू लिटमस, डिहाइड्रेशन, डबल सॉल्ट और ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इससे आपको याद रखना है तो चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। वर्ड से आपको याद रहेगा तो पूरा चीजें आपकी कहानी पूरा याद रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गया, यूजेस पढ़ लेते हैं, हमारा ये लास्ट यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस क्या है जिंक सल्फेट का, एक तो पहले 2 चीज याद रखना है, इंटरनली कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग और एक्सटर्नली कैसे यूज कर रहे हैं। अगर जिंक सल्फेट को इंटरनली यूज किया तो ये इमेटिक्स की तरह काम करता है। इमेटिक क्या होता है, इमेटिक जो वॉमिटिंग करता है, ठीक है, वॉमिटिंग कॉज करता है हमारे बॉडी में, वॉमिटिंग करवाता है। वॉमिटिंग क्यों जरूरी है, जैसे कोई पॉइजन हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, उसको स्टमक से बाहर निकालना है तो वॉमिटिंग करना होगा, वॉमिटिंग कौन कराता है, इमेटिक्स। तो अगर इंटरनली लिया तो ये इमेटिक्स की तरह काम करेगा, लेकिन एक्सटर्नली लिया तो ये एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करने का काम करता है। ये चीज है, यहाँ तक क्लियर, इंटरनली एक्सटर्नली। नाउ एक ये कोलेरिया एक सोल्यूशन होता है जो आई वॉश होता है ना, माउथ वॉश जैसे होता है वैसे आई वॉश, तो मेडिकेटेड आई वॉश बोलते हैं इसको। तो क्लोरीरिया के सॉल्यूशन में भी यूज होता है। इसका कितना % यूज होता है जिंक सल्फेट का, हमारा 0.1 से 1% जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हम लोग कोलेरिया में यूज करते हैं। फिर अगर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस बनानी है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मीन्स आई से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशंस होती है, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें इसका कैसे यूज होता है, 0.25% इसका सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। 0.25% सॉल्यूशन यूज किया जाता है, और ये आई वॉशेज में 0.1 से मीन्स कोलेरिया में 0.1 से 1%। ये मेन चीज, ये 4 को आपको याद रखना है। इमेटिक्स की तरह, एस्ट्रिंजेंट की तरह कोलेरिया में और ऑप्थेल्मिक में यूज किया जाता है। दूसरा अगेन मैंने आपको ये बताया, और इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग ने बताया, एक्वस सॉल्यूशन प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। एस्ट्रिंजेंट के अंदर ही आ गया ये, तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन हेल्प करता है इसका एक्वस सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना, बस इतना ही चीज आपको ध्यान रखना, और कुछ ज्यादा इस तरह ये कुछ करना नहीं है, बस इतना चीज याद रखना है। और ये और भी बहुत सारे इसके यूजेस है, जहाँ पर डाइज में प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। किसमें, प्रिजर्वेटिव जैसे हो गया वुड्स, लकड़ी हो गया, स्किन्स हो गए, उसके प्रिजर्वेटिव्स में काम आता है। पर इतना अगर याद भी नहीं रहा इतने सारे, तो आपको मेन याद रखना है इमेटिक्स, एस्ट्रिंजेंट, आई वॉशेज में, ऑप्थेल्मिक में, और अगर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है, और प्रिजर्वेटिव में वुड्स और स्किन, ये चीज याद रखना है, ठीक है। बस इतना ही चीज है। और चाहो तो डाइंग मीन्स जो कलर बनाते हैं ना, डाई, उसमें यूज होता है, ठीक है। इतना यूज है, बस इतना याद हो रहा है तो ठीक है, डाई में यूज होता है इस समय। बाकी मेन ये सब 2-4 देखो, इतना याद रखोगे तो एग्जाम में आपको 3-4 चीजें लिखने को आएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये था यूजेस। अब स्टार्ट करें पोटैश एलम की, ठीक है। तो फटाक से पोटैश एलम भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं पोटैश एलम का। पोटैश एलम जैसे अब स्टार्ट करते हैं, पोटैश एलम, इसको और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको पोटेशियम एल्यूमिनियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम, ठीक है। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं तो सॉरी, लेकिन ये आपको समझ में आएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ बस सुनते जाओ, ध्यान से समझते जाएगा। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका दूसरा नाम है पोटैश एलम का। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम और सल्फेट लिख दो, दोनों का, दो में सल्फेट लिख दो, .12H2O, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 474.4 ग्राम पर मोल। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। फोकस करो और ये थोड़ा समझो इसे, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, .12H2O, मॉलिक्यूलर वेट आपको याद रखना 474.4 ग्राम पर मोल। आपको याद कैसे रख सकते हो, आप ऐसे याद रखते हो कि एस्ट्रिंजेंट में हम लोगों ने 2 कंपाउंड पढ़ा, जिंक सल्फेट और पोटेश एलम का वेट इतना है, ये जिंक सल्फेट का वेट इतना, ऐसे याद रखो। याद हो गया ये। अब बात करते हैं प्रिपरेशंस। इसका प्रिपरेशन क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। प्रिपरेशंस में अगर मैं बात करूं तो इसका प्रिपरेशन आता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ही प्रिपरेशन, इसका ज्यादा याद नहीं कर रखना, एक ही प्रिपरेशन है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट तो कैसे बनेगा ये, एक तो पोटेशियम सल्फेट चाहिए होगा और एल्यूमिनियम सल्फेट चाहिए होगा। तो पोटेशियम सल्फेट लिख दो,
एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दो, ठीक है, प्लस 24H2O के मॉलिक्यूल, और ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल बन जाएगा, डॉट 12H2O, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 12 है ना, यहाँ पर 24 यूज किया था तो ये पूरा 12 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर। तो ये चीज था। तो इसका प्रिपरेशन में एक ही रिएक्शन याद रखना है आपको पोटेशियम एलम के। पहला है K2SO4 जब रिएक्ट करेगा, ये K2SO मीन्स पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट साथ रिएक्ट करेगा वाटर के प्रेजेंस में, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, डॉट 12H2O, और ये 2 से पूरा मॉलिक्यूल 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये ठीक है। तो ये हमारा था प्रिपरेशन, बस इतना चीज याद रखना, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट, हमारा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया, ठीक है। ये था प्रिपरेशन। इसका प्रिपरेशन बस एक ही चीज याद रखना है, और जो भी रिएक्शन है आपको बस थियरी के फॉर्म में लिख के आ जाना एग्जाम के अंदर। अभी रिएक्शन याद कर लो, रिएक्शन प्लस थियरी, थियरी के फॉर्म में तो आप लिख ही सकते हो एग्जाम में। बाकी अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अगेन सेम चीज है, कलरलेस, ओडरलेस, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, ऐसा लिख दो, ठीक है। ऐसा ये मेन चीज है, इतनी चीजें याद रखनी है आपको। कलरलेस, ओडरलेस, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर, ये चीज, इतना चीज याद रखना, व्हाइट पाउडर, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, ओडरलेस, कलरलेस। ये था फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं इसी के अंदर। सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी क्या है? वाटर में हाईली सॉल्युबल है, अल्कोहल में इनसॉल्युबल है। मेन इतना याद रखना। अगर चाहो तो ग्लिसरीन में याद रखना चाहो तो ग्लिसरीन में आपको याद रखना है कि ये फ्रीली मीन स्लोली सॉल्युबल बोल सकते हो, स्लोली सॉल्युबल है। तो वाटर में हाईली सॉल्युबल, अल्कोहल में इनसॉल्युबल, और वाटर में हाईली सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, और ग्लिसरीन में स्लोली सॉल्युबल है। इतना याद रखना है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। याद हो गया। तो फिजिकली प्रॉपर्टीज में ये सब चीजें याद रखनी है आपको, बोल बोल के याद रखो तो याद हो जाएगी। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई रिएक्शन याद नहीं रखना, बस 2 चीज याद रखना है। इसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा हो गया। तो इसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन आपको याद नहीं रखना है, बस केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको इसका 2 चीज याद रखना, दो सेंटेंस। पहला है तो ये इसका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक टू लिटमस होता है, एसिडिक टू लिटमस, दोनों में हम लोग जिंक सल्फेट में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ रहा है, एसिडिक टू लिटमस होता है। दूसरी चीज एट 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस पे अपना जितना भी ये 12H2 है ना, ये हम लोग जो बोल रहे हैं 12H2, ये जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाता है और एनहाइड्रस बन जाता है, ठीक है। एनहाइड्रस मीन्स सूखा, मीन्स इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो एनहाइड्रस के फॉर्म में आ जाता है 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन याद नहीं रखनी है, जैसे एसिडिक टू लिटमस याद रखना है, और एट 200 वो एनहाइड्रस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। बस हो गया, इतना याद रखना है। अब बात करते हैं हमारा इसके यूजेस की, स्टार्ट करते हैं इसके यूजेस की। तो हमारा कौन सा यूजेस, ये लास्ट है हमारा यूजेस। यूजेस क्या लिख सकते हो? तो पहला अगेन ये जो पोटैश एलम है, जो हम लोग बार बार में यूज किया जाता है, बार बार के द्वारा, तो बार बार में यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आफ्टर शेव यूज किया जाता है ना, इसको आफ्टर शेव यूज किया जाता है बार बार में। और मेन इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पोटैश एलम का एज ए स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, वो किस में यूज किया जाता है? टॉक्सॉइड्स में। टॉक्सॉइड्स जैसे हो गया डिप्थेरिया टॉक्सॉइड्स, फिर हो गया ये टेटनस टॉक्सॉइड्स, डिप्थेरिया और ये रहा टेटनस, डिप्थेरिया और ये रहा टेटनस, ये आपको याद रखना है तीसरा, ठीक है। तो डिप्थेरिया टेटनस टॉक्सॉइड्स बनाने में हेल्प होता है, क्योंकि क्या है कि ये क्यों टॉक्साइड, क्योंकि इसका क्या है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, किसके प्रॉपर्टी के कारण? प्रोटीन के प्रेसिपिटेशन के प्रॉपर्टी के कारण इसको हम लोग यूज कर सकते हैं टॉक्सॉइड्स में, डिप्थेरिया और टेटनस बनाने में। बार बार में यूज कर लिया, ठीक है, बार बार में यूज कर सकते। और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? ऐसा बोल सकते हैं स्टिप्टिक पेंसिल्स, जो भी स्टिप्टिक पेंसिल्स क्या होते हैं, एक पेंसिल के फॉर्म में जैसा होता है, और जहां पर घाव लग जाता है या बोलते हैं ना ये कट्स लग जाता है, तो वहां पर ये पेंसिल की तरह रब करते हैं और अपना स्टिप्टिक एक्शन शो करता है, जहां पर ब्लीडिंग को कम कर देता है, ठीक है। एक चीज ये याद रखना है आपको, बार बार में यूज हो गया, वो चीज याद रखना है। एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, ये याद रखना है, क्योंकि तभी तो एस्ट्रिंजेंट में पढ़ रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, ये याद रखना, स्टॉप्स ब्लीडिंग। तो आपको जितना भी इसमें से याद आएगा एग्जाम में उतना लिख देना, ठीक है। स्टॉप ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग की तरह ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, स्टिप्टिक पेंसिल्स में यूज होता है, टॉक्सॉइड्स बनाने में हेल्प करता है, और बार बार में यूज होता है। ये आपको मेन याद रखना है, इतने इसके यूजेस है, बस इतने याद या हो गया तो बस हो गया, ठीक है। तो ये पोटैश एलम, जिंक सल्फेट और एस्ट्रिंजेंट की कहानी इतनी थी, और बाकी वीडियो समझाई कि नहीं बताना। बाकी चलो एक क्विक रिवाइज कर लेते ओरली।
क्या है, चलो फटाक से क्यों एकदम फटाक से। जिंक एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करता है, कहाँ लगाया जाता है, अप्लाइड डैमेज स्किन पे या फिर बोलो म्यूकस मेम्ब्रेन जीआईटी के, इंक्लूडिंग माउथ, मतलब माउथ से लेकर इनर तक जो भी जीआईटी ट्रैक है वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज किया जा सकता है। प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, ये याद रखना है, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म काम करता है, सुपरफिशियली काम करता है, सुपरफिशियल लेयर पे, डीप नहीं जाता ये। और बात करूं अगर क्या क्या एक्शन शो करता है, स्टिप्टिक एक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पर्स्पिरेंट, एंटी माइक्रोबियल, ये 4 मेन है। अदर यूजेस की बात करूं तो डायरिया हो गया, ड्यूडेरेंट की तरह, स्वेटिंग को डिक्रीज करता है, हीलिंग प्रोसेस की तरह काम करता है, ये चीज याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है। अगर वीडियो नहीं समझ रहा है तो अगेन रिवाइज करो वीडियो को, आपको समझ में आएगा। जिंक सल्फेट, यहाँ पर हम लोग उसका केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट याद रखना है, ठीक है। प्रिपरेशन जिंक सल्फाइड से बनाया था, जिंक ग्रेन्यूल से बना लिया था, ठीक है। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको देख के याद रखना है। और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो उसके में उसका डिहाइड्रेशन पढ़ना है, डबल सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। और मैं अगर अगर बोलूँ, वो जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड उसके साथ रिएक्ट करके पोटेशियम को हटा करके जिंक आ जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और जो भी यूजेस हैं, जैसे एमेटिक्स हो गया, एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, इंटरनली वो इमेटिक्स की तरह, एक्सटर्नली एस्ट्रिंजेंट की तरह। फिर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में यूज होता है, कोलिरिया सॉल्यूशंस में यूज होता है, ये आपको याद रखना है। फिर बहुत सारी जगह प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। फिर ये सब इतना ही चीज याद हो गया। अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम स्टार्ट किया था, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसका प्रिपरेशन। इसका प्रिपरेशन एक ही पढ़ा था, जहाँ पर पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट से बनाए थे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक टू, इसका क्या है जो केमिकल एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक टू लिटमस। और अगर मैं बात करूँ दूसरा, एट 200 डिग्री सेल्सियस पे वो अपना सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करके एनहाइड्रस फॉर्म में बदल जाता है। और मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ तो वाटर में हाईली सॉल्युबल है दोनों कंपाउंड, ठीक है। जिंक सल्फेट ले लो, पोटेशियम ले लो, दोनों ही ये बोल लो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं और ग्लिसरीन में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। यूजेस की बात करूँ इसकी तो बार्बर में, टॉक्सॉइड्स में स्टिप्टिक एक्शन, एस्ट्रिंजेंट की तरह, स्टॉप ब्लीडिंग की तरह यूज होता है, ठीक है। तो इतनी चीज थी, इतनी चीजें पोटेशियम, जिंक सल्फेट और एस्ट्रिंजेंट की कहानी, ठीक है। तो वीडियो रखते, इतना वीडियो यहाँ पर एंड करते। बाकी वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। बाकी ये था पूरा एस्ट्रिंजेंट के ऊपर ये वीडियो समझा है कि नहीं डिटेल में था। बाकी इतना ही आपको याद रखना है, एग्जाम में इतना ही लिखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।